दोस्तों, आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे जो सिर्फ साइंस या माइंड की स्टडी का एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि उसने साइकोलॉजी को मिथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस जो स्टडीज़ है उसके साथ कनेक्ट किया। मैं कार्ल गस्टर यंग की बात कर रहा हूँ। यंग का काम सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक महदूद नहीं था, बल्कि उसने एक पूरी नई सोच थी। जो थेरेपी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें यंग का साइकोलॉजिकल मॉडल शामिल होगा, यंगियन आर्कीटाइप्स शामिल होंगी और उसके अलावा यंग की पर्सनैलिटी टाइप्स और क्रिटिसिज्म और एलिगेसी यानी कि इसके आगे क्या एप्लीकेशंस रहीं और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसके क्या कंट्रीब्यूशन है उस पे हम गौर करेंगे। कार्ल यंग 1875 में स्विट्जरलैंड में पैदा हुए और 1961 में ये वफात पा गए। ये एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे और साइकोएनालिस्ट थे और एनालिटिकल साइकोलॉजी के फाउंडर थे। इनके स्कूल ऑफ थॉट को युंगियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। पहले पहल ये फ्रॉइड के साथ काम करते रहे थे, क्योंकि ये सिगमंड फ्रॉइड के स्टूडेंट थे और उनके दोस्त भी थे। लेकिन कुछ वक़्त बाद यंग ने देखा कि फ्रॉइड सिर्फ़ सेक्सुअल अर्जेस और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पे फ़ोकस कर रहा था, जबकि इंसान की पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो इस वजह से यूंग ने अपनी एक नई थ्योरी दी, जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। ये थ्योरी सिर्फ पास्ट ट्रॉमास पर फोकस नहीं करती, यानी कि यूंग ने अपना जो काम है वो सिर्फ पास्ट ट्रॉमास पे फोकस नहीं किया, बल्कि इंसान की स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ को भी इसने फोकस में रखा कि उसको भी समझने की कोशिश की या आखिर उसका साइकोलॉजी में क्या रोल है। यंग का काम मॉडर्न साइकोलॉजी, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी और इवन सेल्फ हेल्प बुक्स में भी यूज़ होता है। यंग का काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, कार्ल युंग ने ऐसा क्या किया कि उसको साइकोलॉजी में जो है एज़ सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट और एक इम्पोर्टेंट साइको एनालिस्ट के तौर पे जो है वो याद रखा गया। यूंग ने जो है साइकोएनालिसिस को फ्रॉइड के आइडियाज़ से बढ़कर जो है वो एक्सपेंड किया। यानी कि वो फ्रॉइड के आइडियाज़ जो थे लिमिटेड थे अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग, उसको इसने एक्सपेंड किया। Jung introduced concepts of the collective unconscious and archetypes, bridged psychology with mythology, religion and philosophy कि इसने साइकोलॉजी को कनेक्ट किया मिथोलॉजी, रिलीजन और फिलॉसफी के साथ। इसने साइको एनालिटिक थेरेपी दी, जिसको यंगियन थेरेपी भी बोला जाता है और इसने इंडिविजुएशन प्रोसेस ऑफ सेल्फ जो है वो मुतारिफ करवाया है। इन सब के बारे में हम आगे ब्रीफली पढ़ते हैं। कोर कंसेप्ट्स ऑफ यंग एनालिटिकल साइकोलॉजी, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी। यूंग के मुताबिक इंसानी माइंड 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। कॉन्शियस माइंड, ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो चीज़ हम जानते हैं, ये हमेशा एक्टिव होता है। जो कुछ जो कुछ भी हम अवेयर जिस चीज़ से अवेयर होते हैं या जो चीज़ हम प्रेज़ेंट पे हम जो हमारे ज़हन में होती है या हम जिस अपने प्रेज़ेंट में वाक़िफ़ होते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो है मेरा अवेयरनेस के
स्पेक्ट्रम में आते हैं और ह्यूमरिक कॉन्शियसनेस में। लेकिन ये इसने युंगियन ने इसमें और एडिशन किया कि ये हमारा एक्टिव जो है वो माइंड होता है। जो कुछ भी हम अवेयरनेस के तौर पर सोचते हैं वो इस ईगो कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड में ही होता है। हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हमारी आइडेंटिटी और हमारी डेली डिसीजन मेकिंग का सेंटर। मिसाल के तौर पर अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके कॉन्शियस माइंड का जो है इसमें रोल है। और ईगो जो होती है वो ज़्यादा कॉन्शियस माइंड में होती है, वो सेंटर ऑफ द कॉन्शियसनेस होती है अकॉर्डिंग टू यंग। ईगो रिप्रेजेंट्स सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, डे टू डे आइडेंटिटी। Different from Freud's ego, as it is not just a mediator. भाई फ्रॉइड ने क्या कहा था कि इट्स a mediator इन दो के दरमियान between it and super ego. But यूंग ने कहा कि ये एक आइडेंटिटी सेंटर है। पर्सनल अनकॉन्शियस ये वो माइंड का हिस्सा है जिसमें स्प्रेस्ड मेमोरीज, स्प्रेस्ड एक्सपीरियंसेस और हमारे हमारे अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। यानी कि ये दूसरी जो है वो लेयर है अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग कि जिसमें हमारी मेमोरीज जो है वो स्टोर होती है, हमारी पर्सनल जो सप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस हैं, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स हैं। हाँ, ये थोड़ा मैच करते हैं फ्रॉइड से कि ये इसका कंसेप्ट मैच करते हैं फ्रॉइड के जो है थे कंसेप्ट्स और थ्योरी से कि ये हमारी अनकॉन्शियस में हमारी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्प्रेस हमने किए हैं, वो मौजूद होते हैं। इसमें हमारे कॉम्प्लेक्सेस भी जो होते हैं, वो मौजूद होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस यहीं डेवलप होते हैं, लाइक इमोशनली चेंज थॉट्स और हमारी जो मेमोरीज होती हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर एक बच्चा चाइल्डहुड में पेरेंट्स की अटेंशन नहीं ले सकता, तो वो फ्यूचर में हर रिलेशनशिप में ओवरली अटैच्ड या इनसिक्योर हो सकता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये इसी हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में मौजूद होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। कलेक्टिव अनकॉन्शियस ये सबसे डीपेस्ट लेवल है अनकॉन्शियस का, जो हर इंसान में मौजूद होता है। अब कार्ल जंग के मुताबिक इसमें इनहेरिटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमारी जो यूनिवर्सल मेमोरीज होती हैं, जो सारे रिलीजन्स में, सब मिथ्स में, सारे कल्चर्स में कॉमन होती हैं, वो हमारे एक्सपीरियंसेस, वो मेमोरीज इस पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं। डीपेस्ट लेवल होता है शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तमाम ह्यूमंस में ये कॉमन है, ठीक है? थ्रू आउट डिफरेंट रिलीजन्स, थ्रू आउट डिफरेंट कल्चर्स, थ्रू आउट डिफरेंट myths। यानी कि विजन चेंज हो सकता है, रिलीजन चेंज हो सकता है, कल्चर चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी मेमोरीज हैं, वो हमारे जो हैं वो यूनिवर्सल रहती हैं। उन यूनिवर्सल सिंबल्स को, उन यूनिवर्सल मेमोरीज को, उन यूनिवर्सल थीम्स को जो है इसने कार्ल जंग ने नाम दिया आर्केटाइप्स का। और वो थीम्स जो हैं वो कॉमनली पाए जाते हैं हमारे मिथ्स में, हमारे ड्रीम्स में, हमारे कल्चर्स में। उन आर्केटाइप्स को आगे हम डिफाइन करेंगे। यूंगियन आर्केटाइप्स, यूंग के मुताबिक हर इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में कुछ यूनिवर्सल इमेजेस होती हैं जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करती हैं, जैसे कि मैंने बताया। मिसाल के तौर पे हर कहानी में एक हीरो और विलन होते हैं। हम किसी भी कल्चर की कोई स्टोरी देख रहे हो, कोई फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रामा या सीरीज देख रहे हो,
उसमें जो इंसान अच्छे काम करेगा, तो हमारा माइंड ऑटोमैटिकली परसीव करेगा कि ये हीरो है। और जो उस मूवी या उस सीरीज़ में जो बुरा एक्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो विलेन है। और जो मदरली एक्ट करेगा, तो हम उसे मदर फिगर बोलेंगे। और जो उसमें गाइडेंस का रोल प्ले करेगा, हम उसे वाइज़ पर्सन का हम उसे जो है वो रोल परसीव करेंगे कि ये वाइज़ पर्सन है इस मूवी में या इस जो है पीस ऑफ आर्ट में, लाइक सीरीज़ एटसेट्रा। तो ये जो हमारी जो एक हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा डेवलप होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस से, यूनिवर्सल आर्कीटाइप से, अकॉर्डिंग टू यंग। आगे देखते हैं कि मेन आर्कीटाइप्स कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले है द सेल्फ, द पर्सोना, द शैडो, एनिमा, एनिमस। तो द सेल्फ जो है वो ट्रू होती है और यूनिफाइड सेल्फ होती है। ये यूनिक होती है हर पर्सन की, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, अकॉर्डिंग टू सॉरी कार्ल जंग। फिर आता है द पर्सोना, कि हम जो मास्क वेयर करते हैं, सोशल मास्क अकॉर्डिंग टू आवर सोशल सिचुएशंस और सोशल सेटिंग्स, तो वो है द वो हमारे पर्सोना है। फिर आती है शैडो, वो डार्क साइड जो हमारे जिसमें हमारी वीकनेसेस होती हैं, हमारे हिडन फियर्स होते हैं, हमारी हिडन डिजायर्स होती हैं। और जो यानी कि नेगेटिव भी मोस्टली नेगेटिव होती हैं, जो हम अवॉइड करते हैं। एनिमा एनिमस, फेमिनिन साइड इन मेन, मैस्कुलिन साइड इन वुमेन। तो ये इनको हम एक्सप्लेन करते हैं द शैडो, वो हिस्सा जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम शैडो कहते हैं। या जो नेगेटिव ट्रेड्स छुपी होती हैं हमारे अनकॉन्शियस में, हमारी डार्क साइड जो है, वो जो रिप्रेस्ड हमारी वीकनेस है, हमारी जो रिप्रेस्ड इंस्टिंक्ट्स है, उसको नाम दिया कार्ल युंग ने शैडो का। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस की आर्कीटाइप्स में से जो है एक इम्पोर्टेंट आर्कीटाइप उसने करार दी कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि ये हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमारी जो है पर्सनल अनकॉन्शियस में ये आर्कीटाइप मौजूद होती है। इफ इग्नोर्ड कैन लीड टू साइकोलॉजिकल इश्यूज, यानी कि अगर हम उस अपनी इस आर्कीटाइप को, अपनी शैडो को इग्नोर करते हैं, तो हम पैथोलॉजी की तरफ जाते हैं। अपनी इंडिविजुएशन की तरफ जाने के लिए, अपनी सेल्फ को हासिल करने के लिए, हमें इस शैडो को जो है वो एक्सप्लोर करना होता है। इंटीग्रेशन हमें करनी होती है कि हम इसको ब्रेक डाउन करें, इसको समझें, तो हम फिर अपने सेल्फ की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करते हैं। अनीमा एंड एडम्स। अनीमा जो है वो फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं हर मैन में, यानी कि जिसमें ये डोमिनेंट होती हैं, डोरमेंट नहीं होती, तो वो इंसान उस मर्द में जो है वो थोड़ा जो है वो एम्पैथी होगी, थोड़े वो हो सकता है कि वो इमोशनल हो। तो हम कहेंगे कि इस मर्द में, इस मैन में, इस मेल जो है इसमें, कि एनीमा का जो है वो फैक्टर मौजूद है। एनिमस मैस्कुलिन क्वालिटीज विद इन अ वुमन। अगर एक औरत बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, और उसमें जो है वो मेल वाली मैस्कुलिन क्वालिटीज हो, तो हम कहेंगे कि इसमें एनिमस है। और इसके जो है एनिमस है वो डोमिनेंट है। ठीक है। तो एसेंशियल है कि इसका बैलेंस हो। अगर बैलेंस हो, इसके बैलेंस की तरफ हम जाएंगे इंडिविजुएशन प्रोसेस में। नेक्स्ट इज द सेल्फ। अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग, कि जो सेल्फ है वो हमारी जो है वो होलनेस है। अल्टीमेट जो गोल है, हम जो है शैडो को, एनिमल्स को, पर्सोना को बैलेंस करके हम अपनी सेल्फ की तरफ जाते हैं।
तो वो उस प्रोसेस को नाम दिया कार्ल युंग ने इंडिविजुएशन का, सेल्फ डिस्कवरी का, एक्सेप्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस पार्ट्स। तो अब चलते हैं इंडिविजुएशन प्रोसेस की डिटेल में। द जर्नी ऑफ इंटीग्रेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइकी। इसमें कार्ल युंग ने बोला कि इसमें स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स कौन से हैं? वो स्टेप्स हैं जनाब, पहला स्टेप है कि अपने शैडो को कन्फ्रंट करना। आपकी जो भी वीकनेस है, आपकी जो भी जो है कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपकी डार्क साइड है, उसको आप कन्फ्रंट करें, उसको इंटीग्रेट करें, उसको अंडरस्टैंड करें। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अंडरस्टैंडिंग एनिमाइनमस। अपने अंदर आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अ, अगर आपके पास आप मेल हैं और आपके अंदर एनिमा एक्टिव है, तो आप देखिए कि उस एनिमा को एनिमस के साथ कैसे बैलेंस करना है, ठीक है? आपकी अपनी जो अपना जेंडर है उसके साथ आपने उसको कैसे बैलेंस करना है, अपने शैडो को अपने कैसे कन्फ्रंट करना है, अपने अपनी जो पर्सोना है, पर्सोना मैंने बताया कि आपकी जो सोशल रोल्स के सोशल सिचुएशंस, सोशल सेटिंग्स में जो आपके सोशल मास्क होते हैं। अब घर में आप अगर एक फादर हैं, तो आप ऑफ़िस में एक एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉयी हैं। तो आप डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट आप पर्सोनास रखते हैं। आप उन पर्सोनास को बैलेंस करें, बैलेंस करके आप अपनी सेल्फ को अचीव करने की तरफ जाते हैं। यूंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स। अभी यूंग ने पर्सनालिटी टाइप्स दो तरह की दी अपनी थ्योरी के बेस पे, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स की उसने जो करैक्टरिस्टिक्स बताई हुए हैं कि इंटरनल फोकस होते हैं, थॉटफुल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। यानी कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनका जो इंटरनलाइज्ड जो है उनकी जो है वो स्टिमुलाई आते हैं। वो थॉटफुल होते हैं, उनके वो रिजर्व रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स एक्सटर्नल फोकस होते हैं और ये अपनी एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं और ये सोशली एक्टिव होते हैं। 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस दिए कार्ल युंग ने अपनी जो है वो एनालिटिकल साइकोलॉजी में। कि इसने कहा कि मेजर जो है वो इंसान के 4 फंक्शंस हैं इंसानी ज़हन के। थिंकिंग, जिसमें लॉजिक बेस्ड डिसीजंस आ जाते हैं, लॉजिक बेस्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग आती है। उसके बाद फीलिंग, इमोशन बेस्ड डिसीजंस, सेंसिंग, प्रेजेंट एंड रियलिटी फोकस्ड, इंट्यूशन, फ्यूचर ओरिएंटेड और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्रिटिसिज्म्स ऑफ यंग थ्योरीज। यूंग के आइडिया साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल है। इस वजह से इससे लैक ऑफ एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस की वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसका जो एम्फेसिस था ज़्यादा मिथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी पे था, जिसकी वजह से इसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जैसे मतलब इसने मज़ाक और डिफरेंट कल्चर्स पे ज़्यादा फोकस किया, डिफरेंट जो है मज़ाहिब के लोगों के साथ इसने इंटरेक्शन किया और उनकी जो है एस्पेक्ट्स को फ़ॉलो करते हुए जो कॉमन एस्पेक्ट्स थे, अपने आर्किटाइप्स, अपने अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कांसेप्ट्स थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस उसे जो है वो उनको जो है वो साबित अभी तक प्रॉपरली तौर पे नहीं किया जा सका। तो लैक ऑफ एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस, आइडियाज कंसिडर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी। वही बात कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो जो है साइंटिफिक एविडेंस लैक करने की वजह से ज़्यादा जो है वो इसको सपोर्ट नहीं मिली, तो इसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया माना जाता है। हाँ, जहाँ क्रिटिसिज़्म है वहाँ इसकी यूटिलाइज़ेशन भी कहीं-कहीं हो गई है। अब जैसे हिज़ आइडिया स्टिल शेप मॉडर्न साइकोलॉजी कि आगे जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, जैसे फ्राइड की क्रिटिसिज़्म तो हर थ्योरी के होते हैं। हर थ्योरिस्ट की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बार-बार एक्सपेरिमेंट करके उसको टेस्ट किया जाता है।
लेकिन उसकी कोई ना कोई एक पॉज़िटिव जो है वो पॉइंट्स भी होते हैं जो आगे थेरीज़ जो है वो फ़ॉलो करते हैं आइडियाज़ लेने के लिए। यूंग्स के जो है थेरेपी को अभी भी साइकोथेरेपी में इंक्लूड किया जाता है। पर्सनैलिटी रिसर्च में, इवन सेल्फ हेल्प मूवमेंट्स में सेल्फ हेल्प जो है लाइक वर्कशीट्स भी इसके मौजूद हैं। मैनी मॉडर्न थेरेपीज इनकॉर्पोरेट jungian प्रिंसिपल्स। काफ़ी मॉडर्न थेरेपीज़ जो है वो यंग के प्रिंसिपल्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने थ्योरीज़ में, अपनी थेरेपीज़ में। At the end, we will summarize our कंटेंट, वी विल समराइज़ कि हमने क्या सीखा इस वीडियो में। यूंग की साइकोलॉजी को हमने ओवरव्यू किया। जिसमें हमने देखा कि यूंग ने जो है साइकी की क्या कंपोज़िशन दी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के टाइप्स को हमने देखा, इंडिविजुएशन प्रोसेस को हमने देखा, पर्सनल ग्रोथ को कैसे अचीव करना है, सेल्फ को अचीव कैसे करना है, आर्किटाइप्स देखी, आर्किटाइप्स की टाइप्स देखी, उनको हमने जो है ब्रीफली देखा। पर्सनैलिटी टाइप्स इसने दी 2, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, वो हमने देखी। फिर फंक्शनिंग जो है बताई कि 4 तरह की फंक्शनिंग होती है माइंड की, वो हमने देखी कि हिज वर्क रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन साइकोलॉजी एंड बियॉन्ड। डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म्स, जो यंग का वर्क है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है इन साइकोलॉजी, खासकर साइको एनालिसिस में। एंड सिगमंड फ्रॉइड के स्टूडेंट रहे हैं तो उनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने जो भी आइडियाज़ दिए, वो जो इन्होंने अपने न्यू आइडियाज़ दिए, अ, वो आगे आने वाली साइकोलॉजी में काफ़ी इम्प्लीमेंट हुए और अभी भी इनके जो आइडियाज़ हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ में और थ्योरीज़ में। अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट, और कमेंट में बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियोज़ में तो वो भी बताएँ। और आप ये भी बताएँ कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है? आपको क्या लगता है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।